महाविद्यालय की प्रेक्षागृह में जिस कार्यक्रम को लेकर के उपस्थित हैं, उस कार्यक्रम का नाम है नारी शक्ति वंदना। आज केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक नारी वंदन का कार्यक्रम प्रत्येक जिले में प्रत्येक स्थान पर मनाया जाना है। वैसे नारी शक्ति वंदन का कार्यक्रम लेकर उपस्थित है। सरकार की मुहिम है कि भारत की नारियां सशक्त हों और सशक्त नारी के लिए विभिन्न कार्यक्रम हमारे देश में निरंतर चलाए जाते रहते हैं। उन्हीं में से एक कार्यक्रम नारी वंदन का भी है, जो 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अनवरत मनाया जाना है। वैसे हम लोग भारतीय परंपरा में रहने वाले लोग हैं। हम लोगों ने सदियों नारियों के महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अगर हम अपने धर्म को देखें तो जहां पर पुरुषों ने हार मान ली, वहां पर नारी शक्ति ने अपना कर्तव्य दिखाया और वो करने का प्रयास किया जो कि पुरुष नहीं कर सके। एक कहावत कही जाती है, नारी निंदा ना करो, नारी सुख की खान, नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। नारी केवल एक जीव नहीं बल्कि सृष्टि की आधारशिला है, जन्मदात्री, संस्कारों की जननी है, समाज की आत्मा है। नारी वंदन का अर्थ केवल स्त्री की प्रशंसा करना नहीं, बल्कि उसके योगदान, उसके संघर्ष, उसके त्याग, उसकी शक्ति को समझना और उसके सम्मान को इस देश में बढ़ाना है। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति और देवी का स्वरूप पुराने समय से माना जाता रहा है। माँ दुर्गा, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती आदि विभिन्न रूपों में हमने नारी शक्ति की पूजा अपने धर्म के माध्यम से निरंतर की है। फिर भी विडंबना हमारी ये है, आज के समय में कहीं न कहीं नारियों को भेदभाव, अत्याचार और उपेक्षा का सामना करना पड़ा। अगर हम नारियों के स्वरूप को देखें तो नारियां विभिन्न रूपों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं। एक माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, एक सशक्त कर्मठ नागरिक के रूप में, विभिन्न रूपों में नारियां हमारे इस भारतीय समाज में या प्रत्येक समाज में एक उत्कृष्ट स्थान बनाती हैं। घर की देखभाल तो करते ही करती हैं, साथ ही अपने जो अन्य उनके कार्य क्षेत्र होते हैं उसमें भी अपनी क्षमता का उत्कृष्ट परिचय देती है। नारियां प्रेम, करुणा, धैर्य और सहनशीलता की प्रतीक हैं। बच्चों को संस्कार देती हैं। एक प्रथम शिक्षिका के रूप में, बच्चों की गुरु के रूप में अपना कर्तव्य का निर्वहन करती है। एक नेतृत्वकर्ता की तरह समाज को दिशा देती है। एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज का निर्माण नारियों की जिम्मेदारी बना हुआ है। ऐसे में नारी वंदना करना आज हमारे इस विद्यालय के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य के साथ साथ एक गौरव का विषय भी है। बहुत समय न लेते हुए मैं आवाहित करना चाहूंगा हमारे आज की इस मंच पर विराजमान डॉक्टर के शर्मा सर से, डॉक्टर अनिता पांडे मैडम से, डॉक्टर प्रभा शर्मा मैडम से, श्रीमती आरती श्रीवास्तव मैडम से,
श्रीमती सुरेश शुक्ला मैडम से आप सभी कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को औपचारिक दिशा देने का कष्ट करें। साथ ही संतोष मिश्रा शिवामरुता कृष्णी मातरा शुभम यावानो विदधे सुजगमया अग्निजीवा मनवा सूर्य चक्षसो विष्णु देवाय वसागमनि भद्रं कर्णे विसृणुयामो देवा भद्रं पश्येमाच्छविर्यजत्रा स्थिररङ्गैः स्तुष्ट्वा विप्रसे मयि देवहितं यदायु शतनिन्नु शरदो वन्ति देवाय त्राणश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासु यात्रिपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिसिता युरगन्तो भवति यदिति दौरदिति रन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रा यदितिर्जनामदितिर्जने त्वम् ॐ दौ शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः गुङ्ग शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः रोषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति सर्वगुंग शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभो अभयन्ना विश्वानि देव सवितुरदुरतानि परासु यद्भद्रतन्य आसु ॐ शान्ति 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 सुशान्तिर्भवति सर्वारिष्टि शान्तिर्भवति मंगल भवतु कल्याण भवतु आरोग्य भवतु सुख देवता जहाँ नारियों की पूजा होती है, नारियों का सम्मान होता है, वहाँ भी देवता निवास करते हैं। इसलिए सब लोग जो ऊपर बैठे नीचे बैठे सब लोग नारियों का सम्मान करें। नारियों में श्री संतोष कुमार मिश्र जी सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग शस्त्र वाचन कर आज के इस पारंपरिक कार्यक्रम में पूजा अर्चना और वंदना में अपना अपूर्णीय सहयोग दिया। सादर आभार। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाहित करना चाहूँगा अनुष्का सिंह और रिया दुबे को कृपया मंच पर आए और आज के इस पावन अवसर पर मां सरस्वती की वंदना कर कार्यक्रम को औपचारिक दिशा दे। ये होती है ना
गौड़ियंत्र में मिलाकर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना और वंदना की। महाविद्यालय के इस पावन प्रांगण में शिरडी के साई समर्थ की कृपा से जो बरसती रहती है, शिरडी के साई समर्थ स्वयं उपस्थित होकर यहाँ हम सबके बीच में हमारे इस महाविद्यालय परिवार को सदैव आशीर्वादित करते रहते हैं। ऐसे में मैं आह्वान करता हूँ रोशनी चौरसिया और शुभांगी को कि वो आए और आज के इस पावन अवसर पर शिरडी के साई समर्थ की पूजा और अर्चना करें। कहीं न कहीं तैयारी का भाव दिखाई पड़ा। स्वागत गीत के लिए बुलाना चाहेंगे कौशिकी पांडे को, जो कि संस्कृत के माध्यम से, संस्कृत भाषा के माध्यम से स्वागत गीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। Marina
इस तरह कमल से जल की शोभा होती है और जल से कमल की शोभा होती है। कमल और जल दोनों से मिलकर तालाब की शोभा होती है। मणि से कंगन की शोभा होती है, कंगन से मणि की शोभा होती है, मणि और कंगन दोनों के संयोग से हाथ की शोभा होती है। चंद्रमा से रात्रि की शोभा बढ़ती है, रात्रि से चंद्रमा की शोभा बढ़ती है, चंद्रमा और रात्रि दोनों के सहयोग से आकाश की शोभा बढ़ती है। उसी प्रकार इस सभा में आपकी शोभा है, आपसे इस सभा की शोभा है और आप सभी के इस सभा में उपस्थित होने से हम सब सुशोभित हो रहे हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में आज इस महाविद्यालय के जो अंग्रेजी साथी हमारे हैं, मंचासीन हैं, उनके स्वागत में स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। साथ ही स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं बीए की छात्र अध्यापकों से अनुरोध करता हूँ कृपया मंच पर जाएं और हमारे आज के अतिथियों की बैच लगाकर उनका सम्मान करने का कष्ट करें। बीए विभागाध्यक्ष डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा जी को बैच लगाकर सम्मानित किया जा रहा है। आप लोग एक बार जोरदार तालियों से हमारे विभागाध्यक्ष महोदय का स्वागत अभिनंदन और वंदन करें। चूंकि कार्यक्रम में जो भारत सरकार ने कार्यक्रम दिया है उसमें ये स्पष्ट निर्देश है कि इस कार्यक्रम में नारी वंदना के इस पावन कार्यक्रम में जो नेतृत्व करता होगा वो कोई पुरुष होगा। जो नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारे विभागाध्यक्ष महोदय को रखा गया है, जो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिता पांडे मैडम का सम्मान बैठ लगाकर किया जा रहा है। श्रीमती सुजय शुक्ला मैडम से आग्रह है कृपया मंच पर जाएं। डॉक्टर प्रभा शर्मा सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान विभाग का स्वागत लगाकर किया जा रहा है। श्रीमती आरती श्रीवास्तव सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग का स्वागत लगाकर किया जा रहा है। श्रीमती सुजय शुक्ला मैडम उप प्राचार्य साकेत एजेंडर कॉलेज, आपका भी स्वागत। आज सुनिश्चित हुआ आज के जज की भूमिका में उपस्थित है श्रीमती सोनल मिश्रा मैडम सहायक प्राध्यापक विज्ञान विभाग। आज श्री राहुल मिश्र सहायक प्राध्यापक बीएड विभाग। आज आप भी जज की भूमिका में उपस्थित हैं। बच्चों, अब हम लोग अपने इस कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है
कि आज हम लोग नारी बंधन कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता पर आज का कार्यक्रम हमारा किया जाना है। वैसे तो अगर आप देखें तो आज हमारे देश की महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं और कहीं कहीं वो पुरुषों से एक कदम आगे बढ़ करके समाज में अपना स्थान बनाए हुए हैं। जब भी कोई रिजल्ट आता है, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड, यूपीएससी, नीट, जेई, कोई भी रिजल्ट देखिए, टॉप 5 में आपको महिलाएं अवश्य मिलेंगी और उनकी सहभागिता पुरुषों के साथ कहीं अधिक रहती है। कहने का मतलब अब हमारे देश की महिलाएं सशक्त हो गई है। फिर भी क्योंकि हम लोग अभी शहर में निवास कर रहे हैं, ग्रामीण अंचल की स्थितियां कहीं न कहीं आज भी उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की होनी चाहिए। और मुद्दा ये कार्यक्रम उन्हीं लोगों के लिए है जो आज भी महिला की शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं, उस समाज के लिए जो समाज आज महिला शक्ति से परिचित नहीं है, उन सभी को ये एक प्रतिबिंब दिखाने के लिए आज का हमारा ये कार्यक्रम किया गया है, जिसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं जिसपे आप लोगों को बोलना है। क्योंकि निबंध प्रतियोगिता संपन्न कराई जा चुकी है, भाषण प्रतियोगिता होनी है, जिसमें नीति निर्माण एवं विधायिकाओं में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व, क्या यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाओं का परिणाम है? पहला टॉपिक ये है। दूसरा है नीति निर्माण एवं विधायिकाओं में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के संरचनात्मक एवं संस्थागत कारण। तीसरा है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सफल भागीदारी, इसे संसद एवं विधानसभाओं तक कैसे विस्तारित किया जा सकता है। तीसरा टॉपिक ये। इसी 3 टॉपिक पर आज बात हो रही है। बहुत सारी छात्राएं हमारे बीच में उपस्थित हैं जिन्होंने आज के इस पावन अवसर पर भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। उन्हीं में से मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगा आस्था श्रीवास्तव को, इंटर कॉलेज से है, कृपया आप आए और आज के इस अवसर पर अपने वक्तव्य को रखें। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आस्था श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के समक्ष नारी शक्ति बंधन पर पंचायती संस्थाओं में महिलाओं की सफल भागीदारी और इसे संसद एवं विधानसभाओं तक कैसे विस्तारित किया जा सकता है, इस विषय पर अपने शब्दों में बोलना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हो, कृपया क्षमा कीजिएगा। मैं प्रस्तावना से प्रारंभ करती हूँ। मानव ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है और मानव समाज विकास श्रृंखला की स्त्री व पुरुष के संसार सागर में उतार व चढ़ाव से गुजरती रहती है। और अगर हम आज की दुनिया में देखें तो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के पृथक पहचान में पंचायती राज व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। और पंचायती राज संस्था महिलाओं को 33% आरक्षण के परिणाम सकारात्मक आए हैं और महिलाओं की स्थिति पहले से और अधिक बेहतर हो गई है। अब हम दूसरे बिंदु पर चलते हैं, संवैधानिक प्रयास। महिलाओं को अधिकार देने की अवधारणा भारत जैसे लोकप्रिय विकासशील समुदाय में अधिक लोकप्रिय है। भारत में संविधान लागू होते ही महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार, समानता का अधिकार व स्वतंत्रताएं भी प्रदान की गई है। और हमारे संविधान में इस बात की गारंटी भी दी गई है कि सार्वजनिक नियुक्तियों में स्त्री व पुरुष के बीच समानताएं बरती जाएंगी और उन्हें अभूतपूर्व कार्य बताया जाएगा। यदि हम अपने भारत के राजस्थान की बात की जाए तो शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अलग से प्रावधान भी किया गया है और बाल विकास के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी माताओं की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सन 1985 ईस्वी में कुछ कार्यक्रम गठित किए गए हैं जो निम्न है। पहला है महिला बाल विकास सेवाएं, दूसरा है महिला छात्रवृत्ति, तीसरा है अनुदान कार्यक्रम और चौथा है महिला विकास कार्यक्रम। और अभी मैं इसके बाद पंचायत सभा में महिलाओं की सफल भागीदारी एक विश्लेषण के रूप में बताना चाहती हूँ। 73वें संविधान संशोधन में भारतीय लोकतंत्र के दिन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई, जो केवल भागीदारी नहीं बल्कि एक सफल नेतृत्व बन चुका है। पंचायतों में 33% से भी अधिक आरक्षण के कारण ग्रामीण महिला नेतृत्व निर्माण निर्णय में केंद्र में लाकर खड़ा कर दी गई है और विकास कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य व चिकित्सा में प्राथमिकताएं भी दे रही हैं। और महिला सभाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं नियोजन में प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग भी ले रही हैं और अपनी आवाज को सशक्त बना रही हैं।
और अब मैं पंचायत से संसद तक एवं विधानसभा तक भागीदारी का विस्तार देना चाहती हूँ, जिसमें पहला बिंदु है क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण। महिला प्रतिनिधियों को कानून, वित्तीय प्रबंधन और पंचायत प्रशासन का प्रशिक्षण देना, ताकि वे प्रधानपति और सरपंचपति की निर्भरता से मुक्त रहे। और हमारा दूसरा बिंदु है आरक्षण का प्रभावी कार्यान्वयन। महिला आरक्षण विधेयक को लागू करना, जो संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करेगा और उनके प्रतिनिधि को सीटें बढ़ाएगा। धन्यवाद। हमारे बीच में आस्था श्रीवास्तव उपस्थित रही, जिन्होंने आज की इस महिला बंधन कार्यक्रम में अपना वक्तव्य दिया। हमारे जो जज कमेटी है उनसे एक बार पुनः आग्रह करते हैं कि कृपया आप सभी जब मूल्यांकन करेंगे तो अवश्य इस चीज का ध्यान देंगे कि जो टॉपिक दिया गया है उन्हीं टॉपिक से संदर्भित बातें होनी चाहिए। इसी के साथ बुलाना चाहेंगे अनन्या शर्मा को। अनन्या शर्मा, कृपया आप मंच पर आए। कौन सी क्लास है आपका? कक्षा 10 इंग्लिश मीडियम। अनन्या शर्मा। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जब को जीवन देती है, मौत भी तुझसे हारी है। आदरणीय मुख्य निर्णायक मंडल, गुरुजन, वंदनीय गुरुजन वृंद और मेरी प्रिय बहनों, मेरा नाम अनन्या शर्मा है। मैं कक्षा 10 इंग्लिश मीडियम की छात्रा हूँ। आज का मेरा विषय है विधायिका में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व और ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौती। दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहाँ महिलाएं अंतरिक्ष से लेकर सेना में अपना लोहा मनवा रही हैं, लेकिन जब बात नीति निर्माण की आती है तो संसद और विधायिकाओं में उनकी संख्या बहुत कम है। क्यों? क्योंकि शायद आज भी हम पुरानी सोच पर निर्भर हैं। हमारे समाज में सदियों से यह माना जा रहा है कि घर महिलाओं का है और बाहर की दुनिया या राजनीतिक क्षेत्र पुरुषों को सुशोभित है, और इसी सोच ने महिलाओं का राजनीतिक रास्ता बंद कर रखा है, पर पूर्ण रूप से नहीं। वैसे तो यह सोच हर जगह लागू होती है, यहाँ तक महिलाओं का घर से बाहर निकल के कुछ करने पर भी ये सोच लागू होती है, लेकिन उन्होंने संघर्ष करके हर क्षेत्र में अपने लिए एक विशेष स्थान बनाया है। लेकिन जब बात राजनीतिक निर्माण में आती है या नीति निर्माण में आती है तो वो डगमगा जाती है। अक्सर सवाल उठाया जाता है कि क्या महिलाएं नेतृत्व के लिए सक्षम है? क्या महिलाएं नेतृत्व या निर्माण पर बड़े फैसले ले सकती हैं, नेतृत्व क्षमताओं को तैयार कर सकती हैं? जबकि इसका उत्तर है हाँ। जब भी महिलाओं को मौका मिला है, उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ सक्षम से अपने आप को योग्यता पूर्ण साबित किया है। बल्कि जब भी उन्होंने पुरुषों से बेहतर कर प्रशासन चलाया है। उदाहरण स्वरूप में हम पंचायत स्तर पर महिला सरपंचों द्वारा किए गए ग्रामीण विकास के अद्भुत कार्यों को देख सकते हैं, जैसे कि छवि राजद्वार जी ने, जिन्होंने सौर ऊर्जा वाटर हार्वेस्टिंग पर शानदार कार्य किया, और भक्ति शर्मा ने अपना क्षेत्र में महिला शिक्षा और चिकित्सा का प्रबंध करके इन सभी ने अपने आप को योग्यता पूर्ण साबित किया है। अच्छा, इन सब ने अपनी छोटी ही सही पर एक भूमिका विधायिका में अदा की है, पर इन सब का नाम पंचायत से आगे क्यों नहीं आ पाया? कारण राजनीति में देर तक चलने वाली बैठकें, चुनाव के लिए उपलब्ध आय राशि, लोगों का समर्थन। आज भी लोग महिलाओं को बोलते तो हैं कि हाँ आप ये कर सकती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उनका समर्थन नहीं करते। शायद यही कारण है आज भी भारत को इतने टाइम हो गए स्वतंत्रता होने के बाद भी सिर्फ 13.5% ही महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाता है। हालांकि 2024 से कुछ फर्क देखने को मिला है, पर फर्क वर्तमान की आबादी से भी कम है, जो हमारे लिए एक शर्मनाक बात है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। हमारे बीच में अनन्या शर्मा उपस्थित होकर अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करी। अगले क्रम पे मैं बुलाना चाहूँगा श्री अंति राय को। कृपया आप मंच पर आए और
आज नारी बंधन के इस अवसर पर अपने वक्तव्य रखें। Good afternoon everyone, my name is Shreyanshi Rai, I study class 10 Hindi medium. So today's topic is, आज का जो हमारा टॉपिक है नारी बंधन, तो हमारे जो टॉपिक का विषय है वो है महिलाओं की ग्राम पंचायत में सफल भागीदारी। कैसे महिलाओं ने ग्राम पंचायत में अपने आप को सफल बनाया और ग्राम पंचायत संसद से लेकर विधानसभाओं तक अपने आप को विस्तारित किया। तो जैसे कि हम जानते हैं प्राचीन में महिलाओं की स्थिति कितनी अच्छी थी, मध्य में थोड़ी सी घटी, वर्तमान में भी सही ठीक ठाक रूप में चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि हम प्राचीन की बात करते हैं, प्राचीन से वर्तमान में अब की भिन्नताएं को देखते हैं तो प्राचीन वाली महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि महिलाएं भी खुद और कुछ अपने मुकाम को हासिल करने में अपना योगदान देती थी। लेकिन अब महिलाएं सोचती हैं कि सवाल उठाया जाएगा तो हम करके करेंगे क्या कार्य। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक सावित्रीबाई फुले हो गई एग्जाम्पल में, जैसे और कई महिलाएं हुई। तो एक महिला थी, महिला नहीं तो मुझसे 9 साल की बच्ची भी कहे तो सही रहेगा, क्योंकि 9 साल की अल्प आयु में उसकी शादी करवा दी गई। ससुराल गई तो घर वालों ने बोला, घर वालों के समक्ष प्रस्तुत किया कि मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे शिक्षित होना है। घर वालों ने साफ इनकार दिया, क्योंकि जिनके माँ बाप साथ नहीं रहते उनका फिर विश्व में कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो वो बच्ची जाती है कोलंबिया विश्वविद्यालय, जहाँ से उसने अपनी पूरी पढ़ाई को पूर्ण किया और आगे बढ़ी और हमारे को दोबारा भारत में लौट कर आती है। हमारे यहाँ स्वतंत्रता सेना में योगदान देने वाले कई से स्वतंत्रता सेनानी को भी शिक्षित करती है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि उन्होंने भारत को भी शिक्षित, जब एक महिला शिक्षित होती है तब एक घर नहीं बल्कि एक पीढ़ी शिक्षित होती है। महिलाओं के सामने अब इतनी विडंबनाएं आ रही हैं, लेकिन विडंबनाओं को तोड़ते हुए, कठिनाइयों को पार करते हुए कैसे आगे बढ़ रही हैं, इस क्रम में मैं आपके सामने 2 पंक्ति रखना चाहूंगी कि वो पथ क्या, वो पथिक क्या जिस पर की बिखरे सूल न हो। वो पथ क्या, वो पथिक क्या जिस पर की बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। इसी के साथ मैं कह सकती हूँ कि उस महिला ने जिस तरह हार नहीं माना और जो हमें वो शिक्षा देती है कि नहीं हमें हार मान ले रहे हैं, बैठ जाने, लेकिन ये हमारा नहीं है, हमें आगे बढ़ना ही है, पूरा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। जैसे कि अब सभी इसमें से जैसे सब पार्टिसिपेट 3-4 बच्चियों की, इतनी बच्चियों के बावजूद तो फिर ये कॉन्फिडेंस का लो होना यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सारे स्कूल के टीचर्स पार्टिसिपेट करने में कुछ नहीं जाता है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जैसे कि रही बात महिलाओं की, तो अब महिलाएं, अगर एक महिला हाथों में बेलन उठा सकती है तो वो कलम भी उठा सकती है। अगर वो घूंघट में रह सकती है, रसोई का कार्य कर सकती है, तो वो पंचायत में जाकर न्याय करने का भी निर्णय ले सकती है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं ग्राम पंचायत, इसका अर्थ क्या है। तो ग्राम पंचायत का आम भाषा में हम अर्थ दें तो जैसे कि हमारे देश को लीड करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो वैसे गाँवों में लीड करते हैं ग्राम पंचायत। वहाँ के हेड होते हैं सरपंच। जैसे कि गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेके, कष्ट को लेके उनके पास जाता है तो उनके कष्ट का निवारण करने का प्रयास करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। तो आम भाषा में हम कह सकते हैं कि गांवों में मंत्रिमंडल का समूह ही ग्राम पंचायत कहलाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पे नारियों का वास होता है, वहाँ पे नारियों की पूजा की जाती है, वहाँ पे देवता भी निवास करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर एक स्त्री को मौका दिया जाए, अगर उसके अंदर इतना हुनर है कि अगर वो खुद झुक सकती है तो 100 पुरुषों को भी झुका सकती है। सहने, सुनने और करने की जितनी क्षमता नारियों में होती है वो शायद पुरुषों में भी नहीं। इसका साक्षात्कार आप हमारे सामने अभी स्टेज पे ही देख सकते हैं। जैसा कि सर ने बोला कि महिलाओं की तो आप उपस्थिति देख लीजिए और टीचर्स की भी देख सकते हैं। तो जिस तरह हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 73वें संविधान संशोधन द्वारा 33% आबादी दी गई, 33%। और जैसे कि कुछ देशों में बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड में से 50% कर दिया गया। जब आधी आबादी
महिला को दी गई है, तो फिर क्यों हिचकिचाना? आप अपने कार्य को और अपने विकास को और आगे ले जा सकती हैं। एक औरत अपना विकास करके पूरे देश का विकास कर सकती है। थैंक यू।